Hello everyone, I am Sonal Kaul, your psychology mentor, and today we will study chapter 3 in class 11 psychology. तो आज मैं आपको adolescence के बारे में बताऊंगी, adulthood क्या होता है and old age क्या होता है. तो देखो, आज का टॉपिक ना आपको बहुत ही पर्सनल, रिलेटेबल और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा बिकॉज आप खुद एक एडोलेसेंट हो. तो आपको लगेगा अरे मैम ने जो अभी डिस्क्राइब किया, दिस इज व्हाट आई गो थ्रू, दिस इज व्हाट आई थिंक अबाउट एटलीस्ट 5 to 10 times a day. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो आज सबसे पहले समझो एडोलेसेंट का मीनिंग कहां से आया, ये वर्ड आता कहां से. तो ये एक लैटिन वर्ड है एडोलेसिक्रे. आई डोंट नो इफ द प्रोनाउंसिएशन इज राइट बट दैट इज व्हाट इज रिटन इन एनसीईआरटी एंड लैटिन मुझे नहीं आती तो इसीलिए आप मेरी प्रोनाउंसिएशन पे फोकस मत करना. तो वर्ड होता है एडोलेसिक्रे, वहीं से आता है ये वर्ड एडोलेसेंट. एडोलेसिक्रे का मीनिंग होता है लैटिन में टू मैच्योर और टू ग्रो अप. अब देखो ये जो एडोलेसेंस ईयर्स होते हैं ना, ये बहुत ही टफ टाइम होते हैं. टफ क्यों होते हैं? बिकॉज इट इज अ ट्रांजिशनल पीरियड बिटवीन योर चाइल्डहुड एंड बिकमिंग एन अडल्ट. उसके बीच में बहुत कुछ होता है. ये पीरियड इजी नहीं होता. आपको कोई इमोशनली अंडरस्टैंड नहीं करता. फिजिकली बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं एंड साइकोलॉजिकली भी आप बहुत कुछ चीजों को डील कर रहे होते हो. तो अब एक चीज देखो, ये मार्क होती है प्यूबर्टी से. तो अगर हम एडोलेसेंस को डिफाइन करेंगे ना, तो डिफाइन करने का पहला क्राइटेरिया ही प्यूबर्टी है. तो हम कहते हैं एडोलेसेंस इज अ ट्रांजिशनल पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड वेयर सेक्सुअल मैच्योरिटी और प्यूबर्टी इज जेनरेटेड. ठीक है. एंड प्यूबर्टी के कुछ एजेस होते हैं. तो 12 to 13 होता है बॉयज में एंड 10 to 11 होता है गर्ल्स के लिए. एंड देखो गर्ल्स में एक ज्यादा बड़ी चेंज आती है. गर्ल्स गो थ्रू मेंस्ट्रुएशन और पीरियड्स एंड इसी फर्स्ट पीरियड को मेनार्क कहते हैं. इसका आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है. बॉयज में क्या होता है? बॉयज में बियर्ड आ जाती है, मुस्टैश आ जाती है. ठीक है. हेयर फॉलिकल्स आने लग जाते हैं उन पार्ट्स ऑफ बॉडी पे जहां पहले नहीं थे. जो वॉइस है या एडम्स एप्पल है वो डेवलप हो जाता है एंड वॉइस इसी के कारण आपकी हो जाती है बहुत ही डीप. ठीक है. अब देखो और क्या क्या चीजें हो रही है. बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल जो चेंजेस है ना, ये इतने रैपिड पेस पे है कि आप खुद ही नहीं बना पाते हो सेंस कि ओ व्हाट इज हैपनिंग, आई वाज जस्ट अ किड, व्हाट इज हैपनिंग टू मी. तो ऐसे क्वेश्चंस भी एक एडोलेसेंट के माइंड में आते हैं. एक और चीज देखो जो है प्री ऑक्यूपेशन. तो जो एडोलेसेंट्स होते हैं ना, क्योंकि बॉडी में इतने चेंजेस आ रहे हैं बायोलॉजिकली, दे बिकम ऑब्सेस्ड और प्री ऑक्यूपाइड विद देयर बॉडीज. एंड देखो इस एज में क्या स्टार्ट होता है, आप कंपेयर करना स्टार्ट करते हो अपने आप को. आपको लगता है अब तो मैं बड़ा हो गया हूं, मैं छोटा नहीं हूं. तो अगर कवर मैगजीन पे कोई मॉडल है या कोई हीरोइन है तो आपको लगेगा आई वॉन्ट दैट बॉडी. तो आप कंपेरिजन स्टार्ट कर देते हो. ठीक है. एंड देखो एक और चीज होती है, अगर होते हैं पिंपल्स. ठीक है. ये सबसे कॉमन फीचर है क्योंकि बॉडी में बहुत चेंजेस आ रहे हैं. पिंपल्स होते हैं क्योंकि हमारे सीबम ग्लैंड्स होते हैं बॉडी में जो ऑयल जनरेट करते हैं, वो फ्लक्चुएट होते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे. तो जब ये पिंपल्स होते हैं तो लोगों को अपनी अपीयरेंस को लेके हो जाती है कॉन्शियसनेस, आई एम लुकिंग अगली. जबकि ऐसा होता नहीं है. योर बॉडी इज जस्ट गोइंग थ्रू समथिंग बट आपको लगता है ये पहले नहीं था, ये अब हो रहा है. तो व्हाट इज दिस, व्हाई इज दिस हैपनिंग टू मी. ठीक है. एंड इसी रीजन की वजह से कुछ लोगों को या तो प्राइड होता है. प्राइड क्यों होगा आप सोच रहे हो, अरे मैं तो बड़ा हो रहा हूं या मैं बड़ी हो रही हूं, आई हैव ग्रोन अप नाउ, आई एम नॉट अ किड एनी मोर, दिस इज साइन ऑफ बिकमिंग एन अडल्ट. ठीक है. एंड देन कुछ लोगों को होती है इनसिक्योरिटीज का. आप ध्यान रखो, मोस्टली लोगों को इनसिक्योरिटी होती है, एक नेगेटिव बॉडी इमेज डेवलप हो जाता है. ये होना बहुत ही गलत है. ठीक है. इतना समझो ये सारे चेंजेस नॉर्मल है, ये सारे चेंजेस यूनिवर्सल है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ हो रहा है. तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ये सब नॉर्मल है. नेगेटिव बॉडी इमेज आपको नहीं बनानी है. ठीक है. देखो एक और चीज होती है, वो होते हैं मूड स्विंग्स. तो ऐसे लगता है कि यार ये करूं कि नहीं करूं, मुझे किसी से बात नहीं करनी, आज मुझे नहीं खेलना. ये अचानक से चेंजेस आते हैं. क्यों? बिकॉज हार्मोनल चेंजेस आते हैं बॉडी में. तो मैं यहां लिख देती हूं हार्मोनल चेंजेस. ठीक है. इसका आपको ध्यान रखना है. अब देखो इस टाइम पे एक और चीज होती है, क्योंकि प्यूबर्टी आती है तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं. प्राइमरी होते हैं कि आपकी बॉडी में ऐसे हार्मोन्स जनरेट होते हैं जैसे कि टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स एंड जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन होता है वो फीमेल में भी सीक्रेट होना स्टार्ट होते हैं. तो उसकी वजह से बॉडी में आता है चेंज जिसे हम प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं. ठीक है. एंड सेकेंडरी वो होता है जो आपकी बॉडी में विजिबली हमें दिखता है. जैसे गर्ल्स की जो बॉडी है वो चेंज हो जाती है, कर्व्स आ जाते हैं. बॉयज की जो वॉइस हो जाती है डीप हो जाती है. अब देखो एक और चीज हो रही होती है,
आपको अपनी ओरिएंटेशन का पता लगता है, ठीक है। यू फील अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द ऑपोजिट जेंडर मोस्टली, ठीक है। एंड आप सोचते हो कि अरे ऐसा हो रहा है, एंड आप इस चीज को एक्सप्लोर करना चाहते हो, आप क्यूरियस हो कि व्हाई आई एम ऑल ऑफ अ सडन फीलिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द पीपल फ्रॉम अपोजिट जेंडर। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप प्यूबर्टी को गो थ्रू कर रहे हो, ठीक है। इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है, ठीक है। इस चीज को समझो। द टॉपिक ऑफ सेक्स becomes a taboo, and taboo का मतलब क्या है कि अरे don't talk about it, it is something to be frowned upon, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे सेक्स एजुकेशन की प्रॉब्लम है, तो हमारे स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन प्रॉपर होनी चाहिए। हमें हमारे स्कूल में काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट के पास जाके पूछना चाहिए कि देखो आई फील लाइक दिस, or whatever is going through, it is difficult to discuss because people don't generally talk about it in Indian society। ऐसा सोचना गलत है। सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए, क्योंकि जब सेक्स एजुकेशन नहीं होती तो बच्चे गलत बिहेवियर्स करते हैं, जिसकी वजह से एड्स भी होता है। एंड इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब मूविंग ऑन, हमारे पास है कॉग्निटिव और ईगोसेंट्रिज्म। तो देखो कॉग्निटिव चेंजेस बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। अनलाइक अ चाइल्ड और लाइक यू वर इन योर चाइल्डहुड, आप ना हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं करते हो, आप लॉजिकल, एब्स्ट्रैक्ट एंड आइडियलिस्टिक थिंकिंग यूज करते हो, ठीक है। ऐसा नहीं तुक्का मार दिया, आप पर्पसफुली प्लान करते हो अपने एक्शंस की। देखो अगर मुझे ये सोल्यूशन चाहिए तो क्या उसका प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। और यहीं पे आ जाती है हमारे एडोलेसेंट्स के पास हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग, जो कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बताई है। अब इसका मतलब समझो, यहां पे ना ये हर चीज को बोलते हैं व्हाई, कि व्हाट इज द रीजन। अगर आपने मुझे कोई थ्योरी पढ़ा दी, व्हाई किसने दी है, इसका क्या रीजन है, तो आप ये डेवलप करते हो, ठीक है। फिर आप बनाते हो एक प्लान ऑफ एक्शन, पीओए, ठीक है, कि अच्छा मेरे पास अगर कोई प्रॉब्लम है मैं उसे कैसे सॉल्व करूं। एंड फाइनली यू अराइव एट सॉल्यूशंस। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब देखो यहां पे जब इतनी आपके पास रीजनिंग आ जाती है, आप एक कंपैरिजन भी ड्रॉ करते हो जहां पे आइडियलिस्टिक लिखा है। आप सोचते हो कि ऐसे होने चाहिए आइडियलिस्टिक पेरेंट्स, ये मेरी आइडियल सेल्फ है, मुझे ऐसा बनना है। अब देखो आइडियल का मतलब क्या होता है। आइडियल वो होता है जिसे आप एक पेडेस्टल पे, एक स्टेज पे रखते हो कि वाओ आई वॉन्ट टू बी लाइक दिस, दीज आर द क्वालिटीज दैट आई वॉन्ट टू इम्बाइब इन माई सेल्फ, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इसी चीज के चलते यू थिंक कि यार मेरे को पेरेंट्स ऐसे ट्रीट करे क्योंकि ऐसे ही आइडियल पेरेंट्स होते हैं, एंड मैं ये अचीव करना चाहता हूं लाइफ में, ये मेरी आइडियल सेल्फ है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। और देखो अब हम इस ईगोसेंट्रिज्म पे आते हैं। ईगोसेंट्रिज्म पे हमारे पास आ जाते हैं डेविड एल्काइन। तो डेविड एल्काइन ने दो बातें बोली, उन दो बातों को ध्यान से समझो। पहली है इमेजिनरी ऑडियंस। तो देखो आप लोगों को लगता होगा कि हर कोई मुझे ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, एंड दे आर एज प्रीऑक्यूपाइड विद मी एज आई एम। अगर मेरे माथे पे पिंपल है तो सबको पता है पिंपल है, एंड सब सोच रहे होंगे कि अरे इसको पिंपल है, जबकि ऐसा होता नहीं है। ये सब आपकी इमेजिनेशन में होता है। सो लेट्स सी व्हाट वी हैव हियर। यू थिंक अदर्स आर ऑलवेज वॉचिंग एंड यू बिकम सेल्फ कॉन्शियस। और ये गलत है, बट ये होना नहीं चाहिए, बट यू कैन नॉट हेल्प इट, इट हैपेंस एट दिस स्टेज। बट एज योर मेंटोर इट इज माई ड्यूटी टू मेक यू रियलाइज कि ये सेल्फ कॉन्शियसनेस बिल्कुल बेकार है। 5 years later you will be laugh at this कि मुझे ऐसा लगता था, जबकि everyone is preoccupied with their own self, no one watches you or ridicules you। ये चीज को समझो। दूसरी चीज है पर्सनल फेबल, ठीक है। अब पर्सनल फेबल का मतलब क्या है, सबसे पहले समझो। पहले खाली फेबल वर्ड को समझो। फेबल होती है स्टोरी। आप देखो आप बनाने लग जाते हो अपनी खुद की पर्सनल स्टोरी या फेबल कि आई एम यूनिक एंड नो वन अंडरस्टैंड्स मी, आई एम गोइंग थ्रू समथिंग बिकॉज आई एम यूनिक, मैं सबसे अलग हूं। ये आप सबको लगता है कि मैं उस जैसी नहीं हूं या मैं उस जैसा नहीं हूं, मैं अपने पेरेंट्स जैसा नहीं हूं, ना मैं अपने सिबलिंग्स या भाई बहन जैसा हूं, मैं सबसे अलग हूं। तो जैसे एक यंग लड़की है, उसको ऐसा लगता है कि मैंने वेट गेन कर लिया प्यूबर्टी में, ये सिर्फ मेरी प्रॉब्लम है, नो वन विल अंडरस्टैंड मी इफ आई टॉक अबाउट इट, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है हमारे पास आइडेंटिटी फॉर्मेशन एंड कंफ्यूजन। तो यहां पे हम एरिक्सन के बारे में पढ़ेंगे, बट सबसे पहले आप आइडेंटिटी का मीनिंग समझो। आइडेंटिटी का मीनिंग होता है हु आर वी, हु एम आई, व्हाट आर माई वैल्यूज, व्हाट आर माई बिलीव्स, व्हाट डू आई वांट टू अचीव, व्हाट इज माई फेथ, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं पर्सनल आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट।
अब एक एडोलेसेंट को लगता है मेरी एक आइडेंटिटी, एक पहचान है सोसाइटी में विच इज डिटैच्ड फ्रॉम माय पेरेंट्स। तो यहां पे ना डिटैचमेंट होती है, इस चीज का ध्यान रखो। डिटैचमेंट क्या होता है मैं बताती हूं आपको। डिटैचमेंट ये होता है कि आपको लगता है कि जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बचपन से सिखाया या मेरे अंदर इम्बाइब किया, एम आई ट्रूली दैट और एम आई डिफरेंट, डू आई वॉन्ट टू हैव डिफरेंट वैल्यूज फ्रॉम द वंस दैट वर टॉट टू मी। तो यहाँ पे डिटैचमेंट स्टार्ट होती है। आप जिस चीज से अटैच थे ना, जो आपको बचपन से सिखाया, उससे आप एक कट कर लेते हो एंड खुद की आइडेंटिटी यानी पर्सनल आइडेंटिटी बनाते हो। तो यही पर्सनल आइडेंटिटी का मीनिंग है। उसके बाद देखो, इसका एक रिजल्ट होता है जो कि एरिक्सन ने बोला, आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन। ठीक है, दो चीजें हो रही है। एक्सटर्नली आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि यू शुड हैव दिस काइंड ऑफ आइडेंटिटी, दिस शुड बी योर आइडल कोड ऑफ कंडक्ट। एंड इंटरनली भी आप पर्सनली सोचते हो कि मुझे क्या अचीव करना है, मेरे क्या वैल्यूज, क्या बिलीव्स होने चाहिए, क्या बाकी लोग अगर स्मोक कर रहे हैं तो क्या मुझे भी स्मोक करना चाहिए। तो इसी बारे में हम एक चीज देखेंगे, एक कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होता है। ठीक है, एंड इसी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में टाइम लगता है। तो यहीं पे आ जाता है हमारा एरिक्सन का आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन। जो बच्चों को सपोर्ट मिलता है, ठीक है, तो वो लोग अच्छे से इस कंफ्यूजन को गो थ्रू कर लेते हैं एंड समझ जाते हैं कि ओके दिस इज माय आइडेंटिटी। बट जिन कल्चर्स में सपोर्ट नहीं मिलता, बोला जाता है कि अरे छोड़ो कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे टाइम पे भी होता था, सबको होता है, तो वहां पे बच्चे सिर्फ कंफ्यूज रहते हैं काफी टाइम तक। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एक और चीज देखो, अब ना कुछ मेजर कंसर्न्स हैं। तो देखो होता क्या है, पियाजेट ने बोला ये ना एक फॉर्मल ऑपरेशनल वाला स्टेज होता है 11 से 15 के बीच में। अब यहाँ पे ना बच्चों का दिमाग बहुत उल्टे डायरेक्शंस में भी जाता है। क्यों जाता है, उसके रीजंस है, कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि पेरेंट्स कैसे उनके साथ बिहेव कर रहे हैं। ये बहुत ही सेंसिटिव पीरियड होता है क्योंकि बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस हो रही है। तो बच्चा पहले जैसा नहीं है, वो बहुत आइडेंटिटी कंफ्यूजन में है, बहुत सारा उस पर प्रेशर है, इंटरनल और एक्सटर्नल। और उसके पीयर्स बोलते हैं डू दिस डू दैट, अदरवाइज वी विल नॉट लाइक यू, यू विल नॉट बी पार्ट ऑफ आवर ग्रुप। और उसको लगता है कि मेरे लाइफ में ना बहुत स्ट्रेस है, तो कोप करने के लिए या तो वो डेलिंक्वेंट बनेगा, सब्सटेंस अब्यूज करेगा, या उसको बॉडी इमेज इश्यूज हो जाते हैं। तो एक एक करके इन चीजों को समझो मेरे साथ। तो सबसे पहले है डेलिंक्वेंसी। तो डेलिंक्वेंसी होता है सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर जो कि एक टीनेजर या एडोलेसेंट दिखाता है, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं। ट्रुएंसी आती है, वैंडलिज्म आ जाता है, और भी बहुत चीजें। चलो मेरे साथ एक एक करके देखो। सबसे पहले है ट्रुएंसी। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग ट्रुएंसी का मतलब क्या है। ट्रुएंसी होता है एब्सेंटीज्म, यानी स्कूल को बंक कर देना, रनिंग अवे फ्रॉम होम, स्टीलिंग, वैंडलिज्म। वैंडलिज्म होता है जब आप किसी का प्रॉपर्टी डैमेज करते हो। अब इसके रीजन समझो, होता क्यों है, सेल्फ एस्टीम हमारा अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है। अब सेल्फ एस्टीम का मीनिंग क्या होता है, सेल्फ वर्थ, कि देखो मेरी ये वर्थ है, मेरा ये कॉन्फिडेंस है। अब जिसे कॉन्फिडेंस नहीं है, जिसे कहीं सपोर्ट नहीं मिलता, वो सारे गलत चीजों में लग जाता है। एंड इसके एक और भी रीजन है, कोई स्टीलिंग क्यों करेगा बच्चा, वो इसलिए स्टील करेगा, मे बी वो एक ऐसे पुअर फैमिली से आ रहा है जहां पे वो एलियनेटेड है, एंड उसे ऐसा लगता है कि इफ आई वांट टू हैव एन आइडेंटिटी, ताकि मुझे दुनिया आइडेंटिफाई करे, मुझे स्टील करना चाहिए, तो लोगों को पता चलेगा कि अच्छा इससे चोरी की, मे बी इसमें बहुत ज्यादा गट्स है। ये बहुत ही गलत थिंकिंग होती है। एक और चीज देखो, फैमिली डिस्कॉर्ड अगर होता है, पेरेंट्स बहुत बच्चे को टॉर्चर कर रहे हैं सपोजिटली, ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, या बच्चे को ऐसा लग रहा है कि मेरे पेरेंट्स ना मुझे बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, ऐसा हो या ना हो वो सेकेंडरी चीज है, बट इन चीजों की वजह से बच्चे गलत चीजों में जाते हैं। दूसरी, पॉवर्टी मैंने आपको बताया, एंड नेगेटिव पीयर ग्रुप्स भी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। दूसरी चीज देखो, एक पॉजिटिव सपोर्ट बहुत जरूरी है इस एज में। आपका हेल्प सीख करना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कुछ इश्यू है, अपने अंदर अपनी बात मत रखो, ऐसा मत समझो कि कोई आपको समझेगा नहीं। एवरीवन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड यू बिकॉज एवरीवन हैज बीन थ्रू दिस यूनिवर्सल पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड। इस बात को जितना जल्दी समझोगे उतना आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स कम होंगे। तो देखो, पॉजिटिव सपोर्ट बहुत लोगों से मिलता है। सबसे पहले पेरेंट्स आ जाएंगे, ठीक है, फ्रेंड्स भी दे सकते हैं डिपेंडिंग आपकी कंपनी कैसी है, एंड स्कूल में जो काउंसलर होते हैं या साइकोलॉजिस्ट होते हैं। अब देखो हमारे पास क्या है, सब्सटेंस अब्यूज। तो देखो, अगर किसी फ्रेंड ने बोला कि लेट्स स्मोक और लेट्स हैव दिस ड्रिंक ऑफ लिकर, चलो बियर पी लेते हैं, तो आपको लगता है अरे सारे फ्रेंड्स कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए। तो यहीं से बच्चे क्या करते हैं, सब्सटेंस अब्यूज। एक और चीज होती है, बच्चे को लगता है यार मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, सो आई नीड टू कोप,
मैं इससे कैसे कोप करूं, मेरे को स्ट्रेस रिलीज करना है अपना, तो चलो अगर फ्रेंड्स बोल रहे हैं तो कर लेता हूं। तो यहीं से सब्सटेंस अब्यूज आती है। तो अब इसको फॉर्मली समझो। यूजिंग निकोटीन, अल्कोहल, ड्रग्स टू कोप विद स्ट्रेस और पीयर प्रेशर, इम्पल्सिविटी एंड इमोशनल इश्यूज। अब देखो इम्पल्सिविटी का मतलब क्या होता है, बिना सोचे कुछ भी स्टेप ले लेना। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बॉडी में इतने हार्मोनल फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, बाहर से स्ट्रेस है, इधर से स्ट्रेस है, तो आप बिना सोचे कुछ भी स्टेप ले लेते हो, जो कि बहुत गलत है। उसके बाद है सपोर्ट फ्रॉम पेरेंट्स एंड पियर्स विल हेल्प प्रिवेंट दिस। बिल्कुल, मैं हमेशा ये रिट्रेट करूंगी, सपोर्ट आपको मिलेगा, आपको लेना है। अगर आपको लगता है कि मुझे गलत काम करना है, तो अब तभी सोचो कि नहीं, दिस इज मोरली नॉट राइट। एंड देखो एक और चीज होती है, वो है ईटिंग डिसऑर्डर। तो ईटिंग डिसऑर्डर का मतलब समझो। अब क्या होता है, एक लड़की का एग्जाम्पल देखो, बिकॉज ये गर्ल्स में बहुत ज्यादा होता है। गर्ल्स ने उठाई मैगजीन, या उन्होंने देखी लेटेस्ट बॉलीवुड या हॉलीवुड एक्ट्रेस, देखा कि उनका फिगर एकदम माइनस से 0, तो उन्हें लगता है कि मेरी बॉडी भी ऐसी ही होनी चाहिए, क्योंकि मैगजीन पे इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है, मूवीज में इनको हायर किया जाता है। तो अब क्या होता है, 3 टाइप की ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, उनको समझो। पहले होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। आपके सिलेबस में फिलहाल 2 ही है, आप 12th क्लास में सारी ईटिंग डिसऑर्डर्स पढ़ने ही वाले हो, बट अभी जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो बताती हूँ। तो देखो, एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है, लड़कियों को रहना है स्लिम। क्यों? क्योंकि मुझे मॉडल या एक्ट्रेस जैसा दिखना है। तो दे डोंट ईट फूड, ठीक है, और दे विल ईट वेरी लेस फूड, एंड दे विल एक्सेसिवली एक्सरसाइज टू लुक लाइक अ मॉडल और अ हीरोइन, ठीक है। दूसरी चीज होती है, रुक जाओ, दूसरी चीज है हमारी बुलीमिया नर्वोसा। अब आप सोच रहे होगे बुलीमिया नर्वोसा क्या होते हैं, तो देखो सेम चीज है, बॉडी इमेज में इशू है। तो देखो क्या होता है, यहां पे होता है स्ट्रेस, जो हर एडोलेसेंट या टीनेजर को होता है इस एज में। स्ट्रेस से कोप करने के लिए हमने खा लिया बहुत अच्छा अच्छा खाना, या जो खाना हमें पसंद है, जिसे हम कहते हैं बिंज ईटिंग, ठीक है। बिंज ईट किया, फिर लगा कि नहीं, आई वॉन्ट टू स्टे स्लिम लाइक अ मॉडल, फिर किया उसको पर्ज। पर्ज का मतलब क्या है, उसको बॉडी से निकाला, या तो उल्टी कर दी, या तो लेक्सेटिव्स ले लिए जिससे वो स्टूल की तरह बॉडी से निकल जाए, ठीक है। ये बहुत ही गलत अप्रोच होता है जो इस एज में होता है, एंड ये मोस्टली अर्बन फैमिली की गर्ल्स के साथ होता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब है हमारे पास अदर साइकोलॉजिकल चैलेंजेस। तो देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली है पियाजेट ने। पियाजेट ने बोला इस एज में ना मोरालिटी भी डेवलप हो रही होती है। अब मोरालिटी का मतलब क्या है, राइट या रॉन्ग, क्या मुझे ये करना चाहिए या मुझे ये नहीं करना चाहिए। सबने बोला ड्रग्स करो, तो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। स्ट्रेस हो रहा है, क्या मैं ड्रग्स कर लूं, नहीं, बट ये करना गलत होगा एथिकली, एंड मेरे हेल्थ के लिए गलत होगा। ये टाइप का ना बहुत कंफ्यूजन चलता है। तो देखो क्या क्या कंफ्यूजन है। लोनलीनेस, अनसर्टेनिटी, ऐसे लगता है मैं बहुत अकेली हूं, एंजाइटी फील हो रही है, बहुत स्ट्रेस है, पढ़ाई का प्रेशर बढ़ गया है, बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, ये करना है वो करना है, अभी स्कूल खत्म होने वाला है, मुझे आगे करियर भी डिसाइड करना है। तो ऐसे इश्यूज होते हैं। और देखो क्या होता है, पीयर प्रेशर सबसे मैक्सिमम होता है, एंड ना खुद को भी लगता है कि मुझे रेबेल करना है अथॉरिटी को, क्योंकि अथॉरिटी तो मुझे समझती ही नहीं है। तो देखो बहुत केसेस में क्या होता है ना, जहां पे पेरेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होंगे या अथॉरिटी बहुत स्ट्रिक्ट है, वहां पे बच्चों को लगता है रिस्क लेना चाहिए, ये तो मुझे समझ नहीं रहे, रिस्क लूंगा या लूंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। तो देखो क्या होता है, टीन्स में कंफर्म टू रिस्क बिहेवियर्स, स्मोक करेंगे, अल्कोहल यूज करेंगे, रूल ब्रेकिंग करेंगे, ऑफन विदाउट कंसिडरिंग कि इसका रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। तो इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। अब हमने समझ लिया है ये। अब ना मैंने एक टेबल बनाई है, उसे देखो। ये है एक समरी टेबल, जैसा कि आप देख सकते हो। अब मैंने ये समरी टेबल इसलिए बनाई ताकि हमने इतना सब कुछ पढ़ा है ना, इतना सारा याद कैसे रखोगे। तो एक एक चीज मैंने बनाई है कि ये हमारा चैलेंज है, जैसे इमोशनल इंस्टेबिलिटी, और फिर मैंने दिया उसका डिस्क्रिप्शन कि इसमें क्या क्या होता है। फिर होती है हमारी कॉग्निटिव ईगोसेंट्रिज्म, जिसमें मैंने आपको डेविड एल्काइन का बताया था। फिर है आइडेंटिटी क्राइसिस, जो कि एरिक एरिक्सन का मैंने आपको बताया था। फिर है डेलिंक्वेंट बिहेवियर, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, सब्सटेंस अब्यूज करते हो, लोनलीनेस एंड एंजाइटी।
तो देखो ये टेबल ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम याद कर लो, बहुत इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब हम अडल्टहुड पे आएंगे। तो देखो अडल्टहुड में हम देखेंगे कि 20 टू 60 के बीच में क्या होता है। फिर एक अडल्ट थोड़ा ना ओल्ड हो जाता है, उसी को हम ओल्ड एज कहते हैं, जो होता है 60 प्लस ईयर्स में। तो एक एक करके हम ये सारी चीजें देखेंगे, तो मेरे साथ ध्यान दो अच्छे से। तो अब हमारे पास है अडल्टहुड। तो इसकी डेफिनेशन समझो। देखो अब आप हो 20 से लेके 60 के बीच में, ये बहुत ही पिविटल या फंडामेंटल ईयर्स ऑफ लाइफ है। सबसे पहले आपको एक रोल लेना है, ठीक है, कि ये मेरा करियर है, इस पे मुझे हार्ड वर्क करना है, ठीक है। एंड आप बहुत ही मेच्योरिटी के साथ डील करोगे लाइफ को। ऐसा नहीं है जैसे पहले रिस्क ले लिया, इंपल्सिव थे एडोलेसेंट में, ये सब नहीं कर सकते आप, बहुत ही रिस्की हो जाएगा ये आपके लिए, पूरी लाइफ डिसाइड करता है। एंड आप इंटीग्रेटेड हो जाते हो सोसाइटी में, आपको पता है कि ये रूल्स है, ये रेगुलेशंस है, एंड मुझे इन्हें अपने बेटरमेंट के लिए एंड सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए फॉलो करना है। फिर देखो हमारे पास क्या है, सबसे पहले है लाइफ स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, ठीक है। अब आप डिसाइड करते हो मेरा करियर पाथ क्या होना चाहिए, मुझे कितना हार्डवर्क करना है, मैं लाइफ से क्या एस्पायर करती हूं या करता हूं। तो देखो यहां पे एक स्ट्रक्चर बन जाता है स्टेबल लाइफ का, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज देखो, करियर और वर्क जो मैंने आपको बताया कि आप ऑक्यूपेशन ऐसी चूज करोगे एंड अडेप्ट करने की पूरा ट्राई करोगे। फिर है हमारे पास परफॉर्मेंस डिमांड्स होती है, जैसे कि कोई टीचर अगर अच्छे से अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएगा तो उस पर प्रेशर डाला जाएगा कि अरे आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, बच्चों को समझ नहीं आ रहा, ठीक है। ऐसी चीजें होती है, हर टाइप के काम में ये चैलेंजेस आएंगे। फिर है मैरिज और फैमिली। अब देखो 25 प्लस हो गए, 27 28 की एज में आते आते मैरिज के लिए बहुत प्रेशर आता है कि अब लाइफ में सेटल होना है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में ऐसा नॉर्म है, एवरीवन सीक्स अ रिलायबल पार्टनर फॉर देयर लाइफ टाइम। तो देखो इसमें क्या है, आप मैरिड लाइफ को अंडरस्टैंड करते हो, ठीक है, पार्टनर के क्या प्रेफरेंसेस हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में एक नया इंसान आ रहा है जिसको आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से डील करना है। एंड रोल शेयरिंग होती है इन डुअल करियर हाउस होल्ड। डुअल करियर हाउस होल्ड का मतलब यह है जहां पे हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर वर्किंग, ठीक है। तो उन्हें डिसाइड करना पड़ता है कि घर को कौन टेक केयर करेगा, कितनी देर टेक केयर करेगा, एंड अगर बच्चे हैं तो उनको स्कूल से लाना, उनको पढ़ाना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर है हमारे पास पेरेंटहुड, ठीक है। मैंने आपको जस्ट अभी डुअल करियर शेयरिंग रूल बताया, तो वही चीज हो रही है यहां पे। तो देखो नंबर ऑफ चिल्ड्रन, सोशल सपोर्ट, मैरिटल सेटिस्फैक्शन, इस पे बहुत ज्यादा आ जाता है हमारा, इस पे बहुत ज्यादा हमारा ना आ जाता है कि ये करना, इस पे ना बहुत ज्यादा हमारी इंपॉर्टेंस आ जाती है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। फिर देखो क्या है, फिर है फैमिली चैलेंजेस, या चेंजेस भी बोल सकते हैं, बट ये चैलेंजेस ही है मोर और लेस। तो देखो कहीं कहीं पर डिवोर्स हो जाता है, द मैरिज डिड नॉट वर्क आउट, तो इस केस में दोनों को, तो इस केस में दोनों को देखना है कि यार हम अपने इश्यूज कैसे डील करें, कैसे सॉल्व करें। एंड सिंगल पेरेंटिंग भी होती है बहुत केसेस में, जहां पे अगर स्पाउस की डेथ हो जाए। एंड एक और चीज होती है, बोथ स्पाउसेस ऑल्सो रिक्वायर स्ट्रैटेजीज टू वर्क टूवर्ड्स इट, ठीक है। जहां पे डिवोर्स नहीं हो रहा वहां पे तो दोनों स्पाउसेस को देखना ही पड़ेगा, या जहां पे दोनों स्पाउसेस सेपरेट हुए हैं बट अलाइव है, उन्हें भी सेम चीज देखनी है कि हम को पेरेंटिंग कैसे करेंगे। तो मैं यहां पे लिख देती हूं को पेरेंटिंग, इसका भी ध्यान रखो, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है, वो है मिडल अडल्टहुड। अब ये क्या है, अब आप बड़े हो गए हो, यंग एडल्ट नहीं हो, 30 से 60 के बीच में। और इसमें देखो क्या क्या होता है। सबसे पहले फिजिकली आप एज हो रहे हो, तो देखो होता क्या है, पहले बहुत क्लियरली विजन दिखता था सब, अब नहीं दिखता। हियरिंग में भी इश्यूज आने लग जाते हैं, ठीक है। एंड थोड़ा सा ना स्ट्रेंथ जो थी ना पहले हु हा टाइप, वो बहुत कम हो जाती है, अब हु हा करने की एनर्जी नहीं है। और देखो वेट गेन भी होता है, रिंकल्स भी आ जाते हैं फेस पे। क्यों? क्योंकि फिजिकली उतने एक्टिव नहीं हो, क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं है। दूसरी चीज है हमारे कॉग्निटिव शिफ्ट्स। तो कॉग्निटिवली क्या होता है, जो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी थी ना वो डिक्लाइन होना स्टार्ट करती है। पहले आपको सब फिंगर टिप्स पे याद था, अब आपको सब फिंगर टिप्स पे याद नहीं है। और देखो क्या होता है, आपकी जो एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज है ना या विजडम, वो रहती है वहीं पे, बट वो बढ़ भी जाती है एंड कहीं ना कहीं थोड़ा आप भूल भी गए होते हो पीछे का। फिर देखो फाइनली ओल्ड एज पढ़ेंगे। तो देखो ओल्ड एज ना एक बहुत ही सेंसिटिव पीरियड है। आपके घर में ग्रैंड पेरेंट्स होंगे तो आपने देखा होगा वो कभी कभी क्रैंकी या चिड़चिड़े हो जाते हैं और बच्चों जैसे एक्ट करते हैं। तो आपको उन्हें अंडरस्टैंड करना है, बिकॉज आप भी इस पीरियड के थ्रू गो थ्रू करोगे। तो देखो ओल्ड एज में क्या होता है, आप में आ जाती है रिटायरमेंट। रिटायरमेंट का मतलब क्या है, जॉब कर रहे हो आप ऑल योर लाइफ, ऑल ऑफ अ सडन यू आर टोल्ड
दैट यू आर नॉट फिट फॉर वर्किंग और यू शुड रेस्ट एट होम, अब आप नहीं कंट्रीब्यूट कर पाओगे। तो इस वजह से बहुत साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल चेंजेस आते हैं एंड हेल्थ चेंजेस भी हो रहे हैं एंड मॉडिफाइड रोल्स हो रहे हैं आपकी सोसाइटी और फैमिली में। पहले सब लोग आप पे डिपेंडेंट थे, बट अब आप एज अ ओल्ड पर्सन दूसरे लोगों पे डिपेंड करना स्टार्ट कर देते हो। इसी में आ जाएंगी हमारी फिजिकल और कॉग्निटिव चेंजेस, ठीक है। जो सेंसरी एबिलिटीज थी, हेयरिंग, बहुत लोगों को सुनाई नहीं देता, आपके ग्रैंड पेरेंट्स एक मशीन पहनते होगे जिससे उन्हें सुनाई दे। और है हमारे पास स्टैमिना, अपीयरेंस, दोनों चेंज हो जाती है। बहुत रिंकल्स होते हैं फेस पे, ठीक है, बहुत लाइंस आ जाती है। आपको पता है कि ऐसे ही आप एक ओल्ड पर्सन को आइडेंटिफाई करते हो, ये उसके मार्कर्स हैं। फिर है लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। आप देखो जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है ना, वो थोड़ी सी डिक्लाइन होती है। बट क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, अब आप सोच रहे हो कि क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस क्या है? ये नॉलेज होती है, ठीक है। ये आपकी वहीं रहती है, मतलब आपने अपने लाइफ टाइम में अगर सीखा है कुछ भी स्किल कि खाना ऐसे बनाते हैं, तो आप भूल नहीं जाओगे कि खाना को कैसे बनाते हैं, उसकी क्या नॉलेज है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। फिर है सोशियो इमोशनल इश्यूज। मैंने आपको वेरी बिगिनिंग में बोला कि एक बहुत ही सेंसिटिव एज है, तो बहुत सारे ना चेंजेस आते हैं, तो उन्हें देखो। डेथ का फियर ड्यू टू क्रॉनिक इलनेस, ऐसे लगता है कि ओह अब तो मैंने पूरी लाइफ जी ली, अब डेथ आएगी, बट मे बी मुझे और भी कुछ अचीव करना था, काश मेरे पास और स्टैमिना होता, आई डोंट वांट टू डाई। ऐसे थॉट्स बहुत आते हैं। लोनलीनेस का भी बहुत डर होता है। अब देखो ये डिपेंड करता है, अगर किसी ग्रैंड पेरेंट के पास या ओल्ड पर्सन के पास बहुत ही अच्छे बच्चे जो उन्हें सपोर्ट करते हैं, प्यार देते हैं, तो उन्हें लोनलीनेस का डर नहीं होता। बट बहुत लोग अपने पेरेंट्स को छोड़ देते हैं ओल्ड एज होम्स में, तो उन्हें डर होता है कि अरे अब तो मैं लोनली रहूंगा लाइफ लॉन्ग, कोई नहीं है मेरे पास, ठीक है। और ये इंटेंसिफाई होता है स्पाउस के लॉस से, क्योंकि जो स्पाउस है वो आपके साथ 30 40 50 ईयर्स ऑफ योर लाइफ तक रहता ही रहता है। अगर वो चले जाए जिसपे आप लाइफ लॉन्ग डिपेंडेंट थे, रिलाय करते थे, तो देखो यहाँ पे भी आपका लोनलीनेस और डिप्रेशन आता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। फिर है रिटायरमेंट से क्या रोल चेंज आया है। तो जो डेली का स्ट्रक्चर था, सुबह इतने बजे उठना है, इतने बजे मुझे ऑफिस या अपने बिजनेस या जो भी मैं काम कर रहा हूं कर रही हूँ उस पर पहुंचना है, सडनली वो सब चेंज हो गया है। अब आपको कहीं रिपोर्ट नहीं करना है, आपका जो एक स्ट्रक्चर था ना काम करने का, वो हट गया है। खुद ही को इमेजिन करो, आप डेली स्कूल जाते हो, अगर यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल एंड आपको बोलते बस बैठे रहो, तो आपको भी तो कितना अजीब लगेगा। नाउ इमेजिन समवन हु हैज डन एवरीथिंग, स्कूलिंग, वर्क ऑल देयर लाइफ, उनको बोला जा रहा है एक जगह बैठो, तो इससे उनको एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत ज्यादा होता है एंड उनकी आइडेंटिटी में भी बट अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिले पर्सनल इंटरेस्ट को परस्यू करने की, तो वो इतने परेशान नहीं होंगे। जैसे उनको बोल दिया जाए कि अरे आपको निटिंग पसंद थी ना, निटिंग कर लो। अच्छा आपको टाइप करना बहुत पसंद था, बुक्स रीड करके बुक्स के बारे में बताना बहुत पसंद था, तो एक बुक क्लब खोल लो, ठीक है। ऐसी चीजों का आपको ध्यान रखना है। फिर है हमारे पास कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। तो देखो कल्चर टू कल्चर डिपेंड करता है कि ओल्ड एज में कैसे ओल्ड पर्सन से डील किया जाता है। अब हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं, ठीक है। फैमिली पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है फॉर सपोर्ट। हमारे इंडिया में ऐसे नहीं होता कि हमने बोल दिया अरे पेरेंट्स ओल्ड हो गए, हमारा क्या इनसे लेना देना, नहीं, वी टेक केयर आफ्टर देम मोस्टली। एंड फैमिली इंटीग्रेशन, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, स्पिरिचुअल कोपिंग, कम्युनिटी टाइज, बहुत ही ज्यादा हम लोग होते हैं कम्युनिटी सेंटर्ड, होलिस्टिक, हम छोड़ नहीं देते हैं। अगर कहीं पे किसी के बच्चे नहीं है तो नेबर्स या रिलेटिव्स भी ओल्ड लोगों का ध्यान रखते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब मैंने सिमिलरली वापस एक टेबल बनाई है आपकी इजी होने के लिए। अब देखो मैंने यहाँ पे स्टेज लिखा है एंड मैंने की टास्क और फीचर्स दिए हैं, ताकि हमने जो इतना सब कुछ पढ़ा है ना वो आपको इस टेबल को देख के याद आ जाए एग्जाम के टाइम पे, आपको पूरे नोट्स या कुछ खोलना ना पड़े। तो मैंने दे रखा है अर्ली अडल्टहुड, मिडिल अडल्टहुड एंड ओल्ड एज एंड इनके क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है। अब देखो आज की क्लास में हमने क्या सीखा। सबसे पहले मैंने आपको एडोलेसेंस के बारे में पढ़ाया, फिर अडल्टहुड एंड फाइनली हमने ओल्ड एज का टॉपिक कवर किया। अब एक क्विक क्विज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कंसर्न ड्यूरिंग एडोलेसेंस, ठीक है। एंड ऑप्शंस देखो, मेनोपॉज, रिटायरमेंट एंजाइटी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, जनरेटिव वर्सेस स्टैग्नेशन। तो देखो पूछा क्या है, एडोलेसेंस का मेन कंसर्न मेनोपॉज नहीं है। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग व्हाट इज मेनोपॉज, सो आई विल टेल यू। मेनोपॉज होता है कि जब लड़कियों में पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाते हैं, यहाँ पे भी बहुत ही बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं जिनसे उन्हें कोप करना पड़ता है। इट इज नॉट इजी, इसका ध्यान रखना। फिर है रिटायरमेंट एंजाइटी, ये तो ओल्ड एज में होता है। उसके बाद है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, बिल्कुल ये हमें एरिक्सन ने बोला है
कि एक एडोलेसेंस को ये चीजों को गो थ्रू करना पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन देखो, adolescents often show a heightened sense of self consciousness. What is this called? ये बिल्कुल डेविड एल्काइन ने जो बोला है ना वही पूछ रहे हैं। जिस बच्चे ने भी ध्यान दिया उसको सही आंसर पता है क्या है? इमेजिनरी ऑडियंस, इगोसेंट्रिज्म, सोशल आइडेंटिटी, और इज इट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन? बहुत सिंपल है, आंसर है हमारा ए, इमेजिनरी ऑडियंस। अब देखो ला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली एक्सपीरियंस ड्यूरिंग ओल्ड एज? तो ओल्ड एज में क्या क्या होता है? पीक कॉग्निटिव स्पीड, इंक्रीज डिपेंडेंस, मिनार्क, करियर बिल्डिंग। बहुत सिंपल है, ओल्ड एज के टाइम पे आपकी डिपेंडेंस इंक्रीज होती है, तो बी हमारा सही ऑप्शन है। एक और क्वेश्चन, विच लाइफ स्टेज इन्वॉल्व्स अचीविंग पर्सनल एंड करियर गोल्स? तो चार ऑप्शन है एज यूजुअल, इज इट लेट चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, अर्ली एडल्टहुड और ओल्ड एज? तो देखो बहुत सिंपल है, करियर गोल्स आप हमेशा सी अर्ली एडल्टहुड में स्टार्ट करते हो अचीव करना। एडोलेसेंस से कंफ्यूज मत करो, एडोलेसेंस में तो आप डिसाइड ही करते हो, अचीवमेंट नहीं स्टार्ट होती, अचीवमेंट हमेशा इधर होती है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना आपको ध्यान रखना है कुछ क्वेश्चंस का, ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपसे पूछ लेंगे मेजर कंसर्न्स बताओ कि जो करते हैं एडोलेसेंट्स, ठीक है, एंड ओल्ड एज में कैसे कोप किया जाता है, ठीक है, ये चीजें भी पूछेंगे। और ये भी पूछ लिया जाएगा कि ये पर्सनल फेबल क्या है, ये जो डेविड एल्काइन ने दिया है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।